नमस्ते। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो किसी महाकाव्य यानी एपिक से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के 48 साल के वर्ल्ड कप सफर की। 1975 से लेकर 2023 तक ये कहानी एक अनुभवहीन टीम से लेकर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने तक के आश्चर्यजनक एवोल्यूशन को दर्शाती है। तो आइए इस बेहद रोचक इतिहास को एक साथ समझते हैं। ओके, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे रोलर कोस्टर सफर को 6 अलग अलग दौर में समझेंगे। शुरुआती संघर्ष से लेकर 1983 के चमत्कार तक, फिर सचिन का युग, कुछ दिल तोड़ने वाली हारें, 2011 की वो अल्टीमेट ग्लोरी और आखिर में मॉडर्न क्रिकेट का वो अजीब पैराडॉक्स। तो शुरुआत करते हैं पहले दौर से, द अर्ली स्ट्रगल्स। ये बात है 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप्स की, जब श्रीनिवास वेंकटराघवन टीम के कप्तान थे। सच कहूं तो उस वक्त की टीम काफ़ी अनुभवहीन थी। हमारी टीम लिमिटेड ओवर्स यानी ओडीआई क्रिकेट को भी बिल्कुल टेस्ट मैच वाले माइंडसेट से ही खेलती थी। अब जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। 1975 में इंग्लैंड के खिलाफ महान सुनील गावस्कर की वो इनफेमस इनिंग्स, उन्होंने 174 बॉल्स खेली और पता है रन्स कितने बनाए? सिर्फ 36। स्ट्राइक रेट महज 20 का था और पूरी पारी में एक भी बाउंड्री नहीं। ये अपने आप में बताता है कि उस वक्त हमारी टीम कितनी ज्यादा डिफेंसिव थी और नए फॉर्मेट में कितना स्ट्रगल कर रही थी। पर फिर आता है दूसरा दौर और यहाँ से सब कुछ बदल गया। द 1983 मिरेकल। कपिल देव ने कप्तान बनते ही टीम में एक ऐसी अग्रेसिव स्पार्क डाल दी जिसकी उस वक्त सख्त जरूरत थी। अब 1983 के इस मैच को जरा इमेजिन कीजिए। जिम्बाब्वे के खिलाफ बोर्ड पर सिर्फ 17 रन थे और इंडिया के 5 विकेट्स गिर चुके थे। सबको लगा गेम खत्म, पर तब कप्तान कपिल देव आए और उन्होंने ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 175 रन की नॉट आउट पारी खेली। ओडीआई इतिहास में किसी भी इंडियन बैट्समैन की ये पहली सेंचुरी थी और सच मानिए इस एक अकेले इनिंग्स ने पूरे टूर्नामेंट का मोमेंटम ही पलट कर रख दिया। और फिर आया वो एपिक फाइनल। सामने थी उस वक्त की सबसे ताकतवर 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन द माइटी वेस्ट इंडीज। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए महज 183 रन्स बनाए थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। हमारे बॉलर्स ने कंडीशंस का फायदा उठाया और उस महान वेस्ट इंडीज की टीम को सिर्फ 140 रन्स पर ढेर कर दिया। ये शायद क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अपसेट था। इसके बाद शुरू होता है तीसरा और एक बेहद खास दौर, द एरा ऑफ सचिन। 1992 में एक 19 साल का प्रोडिजी आता है जिसने आगे चलकर पूरे देश की उम्मीदों का भार अपने कंधों पर उठाया। उसी साल से वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान की वो फेमस राइवलरी भी शुरू हुई। 1992 में हमारी पहली आपसी भिड़ंत हुई जिसमें इंडिया जीता। फिर 1996 के क्वार्टर फाइनल में बैंगलोर में एक शानदार जीत मिली। पर 1999 का मुकाबला बेहद जज्बाती था, क्योंकि दोनों देशों के बीच कारगिल वॉर चल रहा था। ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था, बल्कि राष्ट्रीय भावनाओं को नापने का एक बैरोमीटर बन चुका था। वैसे 1999 के वर्ल्ड कप में हमारे अपने बिग 3 का पूरा दबदबा था। राहुल द्रविड़ 461 रन्स के साथ टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर रहे। सौरभ गांगुली ने 379 रन्स बनाए, जिसमें 183 का प्रचंड हाई स्कोर था। लेकिन इन सब के बीच सबसे इमोशनल मोमेंट सचिन तेंदुलकर का था। अपने पिता के निधन के तुरंत बाद वापस आकर उन्होंने केन्या के खिलाफ 140 रन्स की महान पारी खेली और उसे सीधे अपने पिता को समर्पित किया। और जब 2003 का वर्ल्ड कप आया, तब तो पूरी दुनिया ने देखा कि सचिन क्या कर सकते हैं। 673 रन्स, ये सचिन का वो अनमैच्ड आंकड़ा है जो उन्होंने एक ही टूर्नामेंट में बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी वो एपिक 98 रन्स की पारी आज भी सबको याद है। सचिन की इस फिनोमिनल डोमिनेंस ने टीम को सीधे फाइनल तक पहुंचाया, हालांकि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक क्रशिंग डिफीट मिली थी। अब बात करते हैं चौथे भाग की, हार्ट ब्रेक्स एंड रीबिल्डिंग। ये एक ऐसा दौर था जिसे हर इंडियन फैन शायद भुलाना चाहेगा। 2007 में वेस्टइंडीज में हुआ वर्ल्ड कप सच में किसी बुरे सपने जैसा था। सोचिए, स्क्वाड इतनी स्टार स्टडेड थी कि 3 ऐसे बैटर्स थे जो 10,000 ओडीआई रन्स का आंकड़ा पार कर चुके थे। लेकिन फिर भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीम से हमें शिकस्त मिली और नतीजा एक शॉकिंग ग्रुप स्टेज एग्जिट।
देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। हर जगह से टीम में एक टोटल ओवरहॉल यानी पूरी तरह से बदलाव की मांग उठने लगी। पर शायद इसी क्राइसिस ने आगे की एक नई और बेहतर पीढ़ी के लिए जगह बनाई। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे के बाद ही सबसे उजली सुबह होती है। 5वां भाग, द अल्टीमेट ग्लोरी। 2011 का वर्ल्ड कप एक बार फिर अपने ही घर पर खेला जा रहा था और इस बार इरादे आसमान छू रहे थे। क्वार्टर फाइनल्स में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराना, फिर सेमीफाइनल्स में एक बेहद रोचक मैच में पाकिस्तान को मात देना। इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा ऑ इंस्पायरिंग था युवराज सिंह का जज्बा। वो चुपचाप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ते रहे और उसके बावजूद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और दूसरी तरफ थे महान सचिन तेंदुलकर, जो अपना 6वां वर्ल्ड कप खेल रहे थे। उन्होंने भी अपने बल्ले से 482 रन का शानदार योगदान दिया। एक आंकड़ा जिसने कई दशकों से फैंस को बांध कर रखा था, 28। अपने देश में खेलने का अनपैरेलल प्रेशर था। लेकिन आखिरकार MS धोनी की कप्तानी में 28 साल का वो एगनाइजिंग इंतजार खत्म हुआ। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का वो यूफोरिक माहौल, गौतम गंभीर की 97 रन की जोरदार नींव और फिर MS धोनी का वो नाबाद 91 रन वाला आखिरी छक्का। उस मोमेंट को इस लेजेंडरी कोट से बेहतर कुछ बयान नहीं कर सकता। धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट्स द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स। ये शब्द आज भी सुने जाएं तो सीधे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, मॉडर्न डोमिनेंस एंड नॉकआउट्स। पिछले कुछ सालों में एक बेहद फ्रस्ट्रेटिंग पैटर्न उभर कर आया है। टीम पूरे टूर्नामेंट में तूफान की तरह आगे बढ़ती है, पर अंत में आकर कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हार्ट ब्रेक, 2019 में न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल हार्ट ब्रेक और फिर 2023 में एक बार फिर अपने ही देश में ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल का हार्ट ब्रेक। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दुखद आखिरी परिणामों के बावजूद इस मॉडर्न एरा में ऐसे इंडिविजुअल आंकड़े बने हैं जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हैं। 2019 में रोहित शर्मा का एक ही टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज लगाना, 2023 में विराट कोहली का हाईएस्ट रन गेटर बनना और मोहम्मद शमी का हाईएस्ट विकेट टेकर बनना। 2023 का पूरा ग्रुप स्टेज तो लिटरली इनविंसिबल था। स्टैटिस्टिकल ब्रिलियंस की तो जैसे झड़ी लगी हुई थी। और यही वो पैराडॉक्स है। एक तरफ हम देखते हैं ग्रुप स्टेजेस में बिल्कुल फ्लॉलेस, लगभग इनविंसिबल डोमिनेंसी, कोई आसपास भी नहीं टिकता। पर वही दूसरी तरफ जैसे ही स्टेक्स हाईएस्ट होते हैं, अचानक से हाई प्रेशर नॉकआउट्स में एक वनरेबिलिटी आ जाती है। वो पूरा आत्मविश्वास जो शुरुआती मैचेस में दिखता है, प्रेशर आते ही न जाने कहाँ चला जाता है, जो आखिर में हमें इस सबसे प्रोवोक करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर क्यों इंडियन टीम आखिरी मौके पर नॉकआउट्स में आकर चोक कर जाती है? क्या ये मेंटल प्रेशर का नतीजा है, कोई स्ट्रैटेजी की चूक है या फिर किस्मत? ये मॉडर्न क्रिकेट का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुका है। इस बेहद लंबे सफर और इस विश्लेषण के बाद ये सवाल मैं आपके सोचने के लिए छोड़ता हूँ। जवाब चाहे जो भी हो, इस टीम की कहानी हमेशा सबको प्रेरित करती रहेगी। आज मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।